हाँ जी, हमने कहा था कि a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together। अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स को एक जगह बॉन्ड कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, देखिएगा देयर आर two types of molecules, molecules of elements और दूसरा है molecules of compounds। ठीक है, molecules of elements, molecules of compounds। आपके पास अगर मान लीजिए एलिमेंट्स हैं और आप एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ज्वाइन करके आप मॉलिक्यूल बना सकते हैं। The molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together। For example, hydrogen gas consists of H2 molecules and not of single H atoms। ठीक, अब देखिएगा इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करी जा रही है तो एक ही तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करी, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए हम ये कहेंगे, हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के ही दो एटम्स को मैं कंबाइन कर देता हूँ, जैसे देखिएगा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन के एटम को मैंने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ मैंने ऑक्सीजन के ही एक एटम को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन के दो एटम है। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये बोलेंगे जैसे ओजोन है, तो ओजोन को हम क्या बोलेंगे, O3 मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन के तीन एटम्स कंबाइन करते हैं। ऐसे ही जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के बारे में अगर स्टडी करना है तो फास्फोरस हो जाएगा P4 मॉलिक्यूल। फास्फोरस के चार एटम्स कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा P4 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सल्फर की बात करी जाए, अगर सल्फर की बात करी जाए तो ये हो जाएगा S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, सल्फर की बात करी जाए तो ये हो जाएगा S8 मॉलिक्यूल। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हम ये देखते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के सेम टाइप के एटम्स जब कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब जब सेम टाइप के एटम्स जुड़ते हैं और नया एक कंपाउंड बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जब सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है तब वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तब इसके बाद में जैसे, हाँ जी बताइए, बताइए कुछ पूछ रहे हैं। नो सर। नो ठीक है सर आपको मिल गया मेरा होमवर्क? युग, नहीं सर, आदित्य। हाँ आदित्य मिल गया, होमवर्क मिल गया। उसके बाद में एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, ATOMI।
CITY, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे हमने कहा द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन number of atoms present in one molecule of an element is called its atomicity. Is called its atomicity. जैसे मान लीजिए हमने कहा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमें ये कहा जाए कि आप हाइड्रोजन की बात करिए तो हाइड्रोजन में हमने कहा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है H2, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बताएंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बताएंगे आप लोग? अक्षर? सर 2। ठीक है, तो दो एटम है इसमें हाइड्रोजन के। मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन के दो एटम मिले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन के दो एटम मिले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। क्लोरीन के दो एटम मिले तो Cl2 यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दो है हाइड्रोजन के तो इसकी एटॉमिसिटी ये 2 हो गई। इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से हमने कहा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं N2 तो उसकी एटॉमिसिटी भी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 उसकी भी एटॉमिसिटी 2। क्लोरीन Cl2 उसकी भी एटॉमिसिटी 2। ऐसे ही ब्रोमीन आयोडीन ये सारे के सारे इसी तरीके से होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि आप ओजोन की एटॉमिसिटी बताइए तो ये कितनी हो जाएगी 3। फास्फोरस की बताइए तो फास्फोरस में कितने एटम्स है 4, ये 4। सल्फर की बताइए तो सल्फर में कितने एटम है 8। तो ये एटॉमिसिटी हो गई कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है सर बेटा? हाँ जी बताइए। सर हीलियम की 0 क्यों होती है? हीलियम की 0 की होती है अभी बताता हूँ। देखिए हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास नोबल गैस है ना तो नोबल गैस को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। उसकी 0 इस वजह से हो गई ये जो हीलियम है ये हीलियम को हमने ये कहा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो ये ना इस तरीके से फिलअप होता है कि बीच में तो न्यूक्लियस है और पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है पहली ही शेल इसकी आउटरमोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसमें मैक्सिमम कितने आने चाहिए? पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये सेटिस्फाइड है, ये नोबल गैस है, ये रिएक्टिव है ही नहीं। ये किसी के साथ किसी तरीके का कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। ना ये कैटायन बनाएगा ना ये एनायन बनाएगा। तो इस वजह से हीलियम को ये कहा जाता है कि ये नोबल गैस है। इसी तरह से अगली नोबल गैस होती है बेटा नियॉन। इसी तरह से अगली नोबल गैस होती है आर्गन। तो ये जो होती है ना नोबल गैसेस के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो अपने सारे ऑक्टेट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई रखते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये वाली चीज, ठीक है। तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ ये समझ के चलिए कि बिकॉज दे आर नोबल गैसेस तो दे आर नॉट रिएक्टिव, इस वजह से उनकी एटॉमिसिटी 0 होती है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आगे कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या है कि जैसे हमने कहा कि जब दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं ना जब उनके एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को मैं कहता हूँ जो नया मॉलिक्यूल बना उसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कैसे? जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स
of a compound. Molecules of a compound में है the molecule of a compound contains two or more different types of atoms chemically combined together. Two or more different types of atoms chemically combined together. तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स, अलग अलग एटम्स वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वो जो मॉलिक्यूल बनाता है मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ अ बिगर कंपाउंड। जैसे मैंने बोला कि एक तो हो गया हाइड्रोजन एक एलिमेंट और एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बन गया H2O। ठीक है, तो ये जो H2O ये जो बना, अब ये जो H2O एक नया हमारे पास कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड की सबसे छोटी फॉर्म जो होगी which cannot be further subdivided उसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल। तो H2O का H2O जो है ये क्या बन गया कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का जो सबसे छोटा फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड H2O। तो इसको मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड का मतलब जब अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक कंपाउंड बना देते हैं, तो उस कंपाउंड का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बताइए क्लियर है प्रोजेक्ट था न्यासा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर ये चीज हम एक्स्ट्रा में उसमें पढ़ेंगे ना, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि अगर मान लीजिए मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड से हमको ये पता चलता है कि जैसे वाटर है तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास H2O। तो इसमें मैंने बोल दिया हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए CO2, तो CO2 में क्या हो गया कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स, तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, ये हो गया CO2। ठीक है, चलिए जी, फिर हम कहते हैं कि अब अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास की बात करी जाती है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। मतलब हमेशा ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई मॉलिक्यूलर मास की कि अगर मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन के मास के साथ में कंपेयर करके जो मास निकाला जाता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। Calculate the molecular mass of H2O given atomic mass of hydrogen given atomic mass of hydrogen is 1 U. Atomic mass of hydrogen is 1 U. U का मतलब होता है बेटा atomic mass unit. Atomic mass unit मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। Given atomic mass of hydrogen is 1 U and atomic mass of oxygen is 16 U. And atomic mass of oxygen is 16 U. तो ये बोल रहे हैं कि आप वाटर का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर mass of H2O
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16U और ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक ही एटम है बस। तो प्लस 16 1 into 2 प्लस 16 ये हो गया 2 प्लस 16 इसको मैं बोल दूंगा 18U। बता दीजिए सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ calculate the molecular mass of sulfuric acid और इसका फॉर्मूला भी दे रखा है ब्रैकेट में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और आगे लिखा है गिवन एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का 1U सल्फर का 32U हाइड्रोजन का 1U सल्फर का 32U और ऑक्सीजन का 16U। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालने वाला हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 हैं। ये हो जाएगा 1 into 2 हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1U और कितने एटम है? 2 है। तो ये हो जाएगा 1 into 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास है 32 और कितने एटम है? 1 तो 32 into 1। भाई सल्फर के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब सल्फर का एक ही एटम है तो 32 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ है? 4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो 1 into 2 हो गया 2 32 into 1 हो गया 32 और 16 into 4 हो गया 64। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 plus 2 6 6 98। 98U। शिवांश क्लियर है? क्लियर है शिवांश? आदित्य? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरे को देखना है वो है कि मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, हमको ये तो आइडिया हो गया कि एटॉमिसिटी क्या होती है। हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो होगी उसकी एटॉमिसिटी। उसके बाद हमने देखा कि 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जहां पर एक ही एलिमेंट के सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस तरीके के मॉलिक्यूल को मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और जहां पर अलग अलग तरीके के अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है। हम एटॉमिक मासेस की हेल्प से अगर मेरे पास केमिकल फॉर्मूला दे रखा है जैसे H2SO4 है इधर वाटर का H2O है तो हम उसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरे को देखना है कि आयंस क्या होते हैं। आयंस बताते हैं। आयंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम आयन बोलते हैं। अब इसमें क्या है
positively charged atom or group of atoms is called positively or negatively charged atom or group of atoms is called an ion. आयन दो तरीके के होते हैं, होता है कैटायन, कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एक होता है एनायन, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। कैटायन हो गया पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनायन हो गया नेगेटिवली चार्ज आयन। अब ये कौन सा आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कौन सा आयन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पता किस तरीके से चलता है? तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास लगभग 15 से 20 एलिमेंट्स, लगभग हम 20 एलिमेंट्स तो ऐसे लेंगे ही लेंगे जिनके हमको एटॉमिक नंबर जो है वो सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी एक एटम की किसी भी एक एलिमेंट की बात करूं और फिर मैं कहूं कि मैं उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे जरा वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑक्सीजन, मैं कहूँगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है? अब ये याद किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। हम लगभग 20 तो एलिमेंट्स हम लेंगे ही लेंगे, जिन 20 एलिमेंट्स के हमको एटॉमिक नंबर सबको अच्छे से याद करना है। किस तरह से याद करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? फिलहाल मैं एग्जांपल लेकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिएगा कैटायन और एनायन दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको अब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में किस तरह से अरेंज होते हैं जानते हैं आप लोग? यस सर। कैसे अरेंज होंगे? पहली शेल में कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं बताइए? सर 2 2 आते हैं। सेकंड शेल में कितने आते हैं बताइए? सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं बताइए? 4 सेकंड शेल में आते हैं बेटा 8, ठीक है? इसका ना फॉर्मूला होता है, हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं क्या समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, कॉन्फ़िगर्ड मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। Number of electrons in a shell, ये कितना हो गया 2n square। Number of electrons in a shell is equal to 2n square। तो
मैं ये कहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का मतलब हो गया बेटा कि n की वैल्यू 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर ये हो गया 2। फिर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। सेकंड शेल का मतलब क्या हो गया कि n का मतलब हो गया यहाँ पर 2, सेकंड शेल का मतलब n का मतलब 2 हो गया। ठीक, तो इसको मैं कहूंगा 2 into 2 का स्क्वायर हो गया 8। फिर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल, वही 2n स्क्वायर। थर्ड शेल तो n का मतलब हो गया 3, 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 साइड 3। We have number of electrons in fourth shell, मतलब n का मतलब हो गया 4 यहाँ पर, 2 into 4 का स्क्वायर ये हो गया 32। तो कुल मिलाकर ये होता है कि हमारे पास जो शेल होती है वो शेल होती है 4, सिर्फ 4 शेल होती है। और हम जो नाइन्थ स्टैंडर्ड जो है, जो 10th स्टैंडर्ड है, तो 9th क्लास और 10th क्लास के हिसाब से सिर्फ ये देखते हैं कि हम ये कहेंगे कि पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे। हमें ये फॉर्मूला पता है कि पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में मैक्सिमम 8 आएंगे, तीसरे में 18, चौथे में 32। लेकिन ये बड़े एलिमेंट्स के लिए होता है, बड़े एलिमेंट्स में को करना नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि पहले में भी 2, पहले में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में भी मैं 8 तक ही जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तीसरे शेल में भी हम 8 तक ही जाने की कोशिश करेंगे। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी 9th क्लास में समझने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास में उसको समझिएगा, अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए। अभी के लिए बस ये समझिए कि पहला जो हमारा शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, तीसरे में भी 8 आएंगे। ठीक, और तीसरे शेल से आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतने ज्यादा बड़े एलिमेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करना नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, तो आप बताएंगे 2, सेकंड में कितने आएंगे तो आप बताएंगे 8, थर्ड में कितने हैं तो आप बताएंगे 18, थ्योरेटिकली आप बताएंगे 18। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आप चलेंगे ऐसे 2, 8, 8 ऐसे चलेंगे आप। समझ गए सभी बच्चे? Yes. सर एक बार दोबारा बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो पक्का हो गया। सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये भी कंफर्म है। लेकिन थर्ड शेल में आना तो चाहिए 18, लेकिन हमें ये करके चलना है कि 80 इलेक्ट्रॉन आएंगे थर्ड शेल में। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि वो जो आगे वाली सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो वाले एलिमेंट्स मेरे सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं करना। तो मैं तो सिर्फ ये देखूंगा कि मेरी पहली शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। जब मेरे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए किसी एलिमेंट का पूछा जाएगा तो मैं लेकर चलूंगा 2,8,8। और अगर थ्योरेटिकली मेरे से पूछा जाएगा कि थर्ड शेल में कितने आते हैं, फोर्थ शेल में कितने आते हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं बताऊंगा थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32। समझ गए? यस सर। समझ गए? तो क्लियर है? यस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो मैं यही बताऊंगा कि 18 और 32। लेकिन अगर मेरे से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई केमिकल फॉर्मूला में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं लेकर चलूंगा 2,8,8। बस उससे आगे मुझे चौथे शेल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा 3 शेल में ही काम चल जाएगा। अब देखिएगा, ये जो आपको चीज समझाई जा रही है ये क्यों बताई जा रही है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि एनायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। अब मैंने एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जब 8 है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 8 ही होते हैं। प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन्स भी 8। प्रोटॉन्स भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी 8। जरा देखिएगा,
ऑक्सीजन के केस में हम कहेंगे कि टोटल 8 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एलिमेंट number of electrons in oxygen element number of electrons ये तो हो गया 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 का मतलब ये हो गया हमारे पास कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 तो मैंने बोला कि पहला वाला जो शेल है पहले वाले शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मेरा पहला शेल तो सेटिस्फाई हो गया जो दूसरा शेल है दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो मेरा दूसरा शेल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं ये कहूंगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना एटॉमिक नंबर क्या होता है atomic number is equal to number of protons is equal to number of electrons अब ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा जनरली हमेशा जो चीज फिक्स होती है फिक्स के लिए तो हम ये बोल देते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो गया ये तो फिक्स है लेकिन मैंने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली कि जनरली ऐसा होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी अब जरा देखिएगा वो एक्सेप्शंस क्या हैं जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन की बात करी तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 ठीक है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें ऑक्सीजन में 8 बताइए समझ गए आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 8 हो गए फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2,6 ठीक है तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए मतलब आउटर मोस्ट शेल में पूरा वो सेटिस्फाई हो जाएगा जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ये बताइए आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाई करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ये बताइए शिवांश अनमोल बताओ यस सर क्लियर है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं समझ में आया देखो पहले शेल में आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 बनाने के लिए बताइए अक्षत समझ पा रहे हो अनिकेत अनमोल आदित्य शिवांश दिव्यांशी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा क्या नो सर नहीं आ रहा है देखिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 लेकिन यहाँ पर 6 हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये कहीं से बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसने क्या करा बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ठीक है इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इसके पास ये जो ऑक्सीजन है अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 और 2 इसने ले लिए बाहर से तो 6 और 2 8 तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 8 10 हो गए अरे हाँ यार कुछ तो बोल दो भाई सारे के सारे चुप बैठे हुए हो न्यासा प्राजक्ता समझ में आ रही है न्यासा और प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है यस सर आज न्यासा को आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है
सर हाँ सर अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? क्या? अफ अफबाउ अच्छा अफबाउ अच्छा, ऑफ प्रिंसिपल बताऊंगा अभी आराम से। इस चीज से रिलेटेड नहीं है, पहले इस चीज को समझो। नंबर सर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो रिलेटेड है। अरे रुक जाओ, अभी पहले ये बताता हूँ, पहले ये समझो तो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 हो गए कि नहीं, ये बताओ, ये समझ में आ गया? जी Yes, सर। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन्स है 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितने ज्यादा हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, ये बताओ अनमोल। सर 8। अरे नहीं भाई, sir, 2. प्रोटॉन्स तो 8 है और इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो बड़ा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। बड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा हो गए। तो हम बोलेंगे कि चार्ज ऑन ऑक्सीजन, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो ज्यादा कौन है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ, चार्ज सीधा सीधा ये है कि भाई ज्यादा कौन है इनमें? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो और कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो चार्ज ऑन ऑक्सीजन हो गया 2 माइनस। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? जी Yes, sir. ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 2 माइनस। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल। तो बेटा ये जो नेगेटिव आयन बन गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एनायन। ये हो गया एनायन। अब इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर 13 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बोलो। सर फर्स्ट शेल में तो 2 जाएंगे, दूसरे शेल में 8 चले जाएंगे सर, तीसरे शेल में सिर्फ 3 रह जाएंगे। तीसरे शेल में 3 रह जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि इसको, जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो तीसरा शेल है, हमने कहा कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ना प्रैक्टिकली, तो जब मैं प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 नहीं, तीसरे में भी 8, तीसरे में भी 8 लेते हैं। तो हमने कहा कि जैसे ये 3 है, अब ये 8 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए इसको बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी डिफिकल्ट कि ये बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर पाए। तो ड्यू टू एनर्जी लिमिटेशंस रहेंगी, एनर्जी लिमिटेशंस की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ये जो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये जो है डोनेट कर देंगे। डोनेट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ये जो अब 2 ही शेल रह जाएंगे, 2 और 8। तीसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो हमने डोनेट कर दिया। तो तीसरी शेल में जब कुछ बचा ही नहीं, तो तीसरी शेल भी खत्म हो गई। ठीक, अब हम बोलेंगे कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इसका एटॉमिक नंबर 13 था। जब एटॉमिक नंबर 13 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो गया बेटा 13। और हमने कहा था कि जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी हमारे पास 13 ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मैंने ये कहा कि इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले तो 13 थे, और उसने 3 किसी को दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, सर तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब बचे, तो अब इसमें बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा कौन सा है? Protons. प्रोटॉन ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा चार्ज ऑन एल्यूमिनियम, और कितना ज्यादा है ये बता दो। Sir, 3 सर ज़्यादा. बिल्कुल ठीक, 3 ज्यादा है।
है ना। तो जब 3 ज्यादा है तो चार्ज ऑन एल्यूमिनियम कितना हो गया 3 प्लस। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वो प्रोटॉन ज्यादा है और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस, और इतना ज्यादा 2 ज्यादा तो 2 माइनस। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा, कितने ज्यादा 3 ज्यादा तो 3 प्लस। समझ गए। Yes, sir. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है। और हम सर हाँ जी बताइए। सर हम क्या कहते हैं, जो ये तीसरा वाला शेल है उसमें हम 3 ऐसे ही छोड़ क्यों नहीं दे सकते? ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते, वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। ठीक है ना। पर टोटल स्ट्रेंथ तो उसकी 18 की होती है। नहीं होती ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि हम करेंगे छोटे एलिमेंट्स। छोटे एलिमेंट्स यानी कि पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ रखी हो तो पीरियोडिक टेबल में हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, उन पीरियड्स के हिसाब से वो देखा जाता है। तो वो देखने की समझने की अभी आपको जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है, उसका आपके 9th के सिलेबस से लेना देना नहीं है। हम उसमें चले जाएंगे तो अननेसेसरी हम फालतू में डिटेल में करने लगेंगे बहुत सारी चीजें, तो उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो आप बस ये समझिए कि यहाँ पर 18 होते हैं थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा ना तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन से लेकर चलूंगा थर्ड शेल में। और सर हाँ जो ये शेल्स होते हैं हम उसमें एसपीडी करके भी तो होता है, एसपीडीएफ। हाँ, उसको आप जो शेल्स हैं इनको आप KLMN बोल दो या SPDF बोल दो, एक ही बात है। तो सर जो अफवाह प्रिंसिपल है वो तो एसपीडीएफ पे बेस्ड है ना? हाँ जी। वो भी तो इसी का ही एक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, लेकिन सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक ठीक है है ना। सर। तो ये चार्ज हो गया एल्यूमिनियम पर 3 प्लस। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोलता हूँ, कैटायन। इसको हम कैटायन बोलते हैं।